सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि जब हम दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज या वैरायटीज के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करवा करके एक हाइब्रिड प्लांट प्राप्त करते हैं तो इसे हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और यह जो प्लांट प्राप्त होता है इसे हम सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जिसमें हम प्लांट सेल या टिश्यू को पेक्टिनेज और सेल्यूलेज एंजाइम मिक्सचर के द्वारा ट्रीट करते हैं, जो उनकी सेल वॉल को डिग्रेड कर देते हैं। इस प्रकार हमें प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाते हैं। सेकंड जो स्टेप है वो स्टेप है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जिसमें कुछ प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट तो आपस में अपने आप ही फ्यूज हो जाते हैं, जिसे स्पॉन्टेनियस फ्यूजन कहते हैं, जबकि कुछ प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए फ्यूजन इंड्यूसिंग एजेंट्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें फ्यूसोजन कहते हैं। और ये इसमें हमने 3 टेक्निक को स्टडी किया था: हाई पीएच हाई कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट के द्वारा, या पीईजी ट्रीटमेंट के द्वारा, या इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक के द्वारा हम डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करवाते हैं। ये दो जो स्टेप थे ये हमने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिए थे। आज हम इस प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के पश्चात जो थर्ड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, उसको स्टडी करेंगे। फ्यूजन इंड्यूसिंग जो एजेंट्स, जिन्हें फ्यूसोजेंस कहते हैं, जब उनके द्वारा हम प्रोटोप्लास्ट को ट्रीट करते हैं तो हमें 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। फर्स्ट तो दोनों प्लांट स्पीसीज के हमें अनफ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो सकते हैं। सेकंड, सेम ही प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और यह प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो सकता है जब सेम स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हें हम होमोकैरियोन्स कहते हैं। थर्ड, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो सकते हैं, और ये हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जो दोनों स्पीसीज या डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, इनके प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से हमें प्राप्त होते हैं, और इन्हें हम हेटेरोकैरियोन्स कहते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में केवल ये जो हेटेरोकैरियोन्स या हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट होते हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए इनके आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज किया जाता है। यह जो स्टेप है यह स्टेप सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। इसमें जो स्ट्रेटेजीज यूज की जाती है उनको हम 3 पार्ट्स में देख सकते हैं। फर्स्ट तो यह है कि विजुअल मार्कर्स के द्वारा जो पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट में पाए जाते हैं उनकी हेल्प से, जैसे पिगमेंटेशन, वैक्यूल्स जो पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट में पाए जाते हैं, उनकी हेल्प से हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के द्वारा हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या हम डिफरेंट जो प्लांट स्पीसीज हैं उनके प्रोटोप्लास्ट को अलग अलग फ्लोरिसेंट एजेंट के द्वारा स्टेन करके भी हम हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो स्ट्रेटेजी है उसमें जो पेरेंट प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज को यूज करके
हम हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट में दोनों स्पीसीज के जीन्स के कंप्लीमेंटेशन के द्वारा वह जो प्रॉपर्टी जो पेरेंट में होती है वो नहीं पाई जाती है। इसको यूज करके भी हम हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जो पिटूनिया हाइब्रिडा होता है, इसके प्रोटोप्लास्ट एमएस मीडियम पर कैलस बनाते हैं, जबकि पिटूनिया पेरोडी के प्रोटोप्लास्ट एमएस मीडियम पर कैलस नहीं बना पाते हैं। इसी प्रकार एक ड्रग एक्टिनोमाइसिन डी जो होता है वो पिटूनिया हाइब्रिडा के प्रोटोप्लास्ट को प्रभावित करता है और उनमें सेल डिवीजन को रोक देता है, जबकि इनका पिटूनिया पेरोडी के प्रोटोप्लास्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता और वह उनमें सेल डिवीजन को नहीं रोकता है। इस प्रकार जब पिटूनिया की दोनों स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को हम एमएस मीडियम जिसमें कि एक्टिनोमाइसिन डी मिला हुआ होता है उस पर ग्रो करते हैं, तो दोनों ही स्पीसीज उस पर कैलस या कॉलोनी नहीं बना पाती है, क्योंकि पिटूनिया हाइब्रिडा तो एक्टिनोमाइसिन डी की प्रेजेंस के कारण कॉलोनी नहीं बना पाती है या उसमें डिवीजन नहीं होते हैं, जबकि जो पिटूनिया पेरोडी होता है वो एमएस मीडियम पर अपनी कॉलोनी नहीं बना पाता है। जबकि इन दोनों प्लांट्स के जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो इस मीडियम पर, यानी जिस एमएस मीडियम सप्लीमेंटेड विद एक्टिनोमाइसिन डी पर अपनी कॉलोनी या जो कैलस है वो है बना पाता है। तो इस मेथड के द्वारा हम जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है उनको पेरेंट प्रोटोप्लास्ट से अलग कर सकते हैं। सोमैटिक हाइब्रिड को शो करने के लिए हम प्लस साइन लगाते हैं, जबकि सेक्सुअल हाइब्रिड्स को शो करने के लिए हम क्रॉस का सिंबल लगाते हैं। थर्ड अप्रोच यह हो सकती है कि जो हमें इंटायर प्रोटोप्लास्ट पॉपुलेशन जो प्राप्त होती है उस पर हम कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते हैं और उन सभी प्रोटोप्लास्ट से हम कैलस प्राप्त करते हैं, और जो हाइब्रिड कैलस होता है उसको कैलस मॉर्फोलॉजी या क्रोमोजोम कॉन्स्टिट्यूशन या दूसरे पैटर्न्स के द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस प्रकार तीसरे स्टेप में हम एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट या जिसे हम हेटेरोकैरियोन बोलते हैं उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप है रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट। जैसे ही हमें एक हाइब्रिड जो कैलस प्राप्त होता है या हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हमें प्राप्त होता है, उससे हम या तो शूट बड रीजनरेशन के द्वारा या हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा हाइब्रिड प्लांट को प्राप्त करते हैं। यह क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए आवश्यक होता है। बहुत से प्लांट्स में सोमैटिक हाइब्रिड्स को प्राप्त किया जा चुका है, लेकिन फिर भी अधिकतर प्लांट्स में जो सोमैटिक हाइब्रिड्स हैं उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह जो फिनोमिनन है यह सोमैटिक इनकम्पेटिबिलिटी कहलाता है। कुछ जो सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उनमें दोनों पेरेंटल स्पीसीज का फुल सोमैटिक कंप्लीमेंट्स या क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो हाइब्रिड होते हैं इन्हें हम सिमेट्रिक हाइब्रिड्स कहते हैं, जबकि अधिकतर जो सोमैटिक हाइब्रिड्स होते हैं उनमें एक पेरेंटल जो स्पीसीज होती है उसके तो सोमैटिक कंप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि दूसरी स्पीसीज के या तो कुछ या लगभग सभी क्रोमोजोम्स लॉस्ट हो जाते हैं जैसे जैसे माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो इस प्रकार के जो हाइब्रिड होते हैं उन्हें हम एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स कहते हैं। जो सेक्सुअल हाइब्रिड होते हैं उनमें तो केवल जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स होते हैं वो फीमेल पेरेंट्स के ही होते हैं, जबकि
जो सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स होती हैं उनमें जो साइटोप्लाज्मिक कंप्लीमेंट्स है वह दोनों पेरेंटल स्पीशीज से आता है, इसलिए इनमें दोनों स्पीशीज के साइटोप्लाज्मिक जीन्स पाए जाते हैं। यह साइटोप्लाज्मिक जीन्स क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और इन साइटोप्लाज्मिक जीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है माइटोटिक सेल्स डिवीजन के दौरान वह रैंडमली होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ सेल्स में तो एक पेरेंट के क्लोरोप्लास्ट आ सकते हैं, जबकि कुछ सेल्स में दूसरी स्पीसीज के क्लोरोप्लास्ट आ सकते हैं और कुछ सेल्स ऐसी हो सकती है जिनमें दोनों स्पीसीज के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसी प्रकार जो है सिचुएशन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी हो सकती है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से इंडिपेंडेंट होता है। इस प्रकार एक सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट में क्लोरोप्लास्ट तो एक स्पीसीज के हो सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया इसकी दूसरी स्पीसीज के भी हो सकते हैं। इस प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैंडम पाया जाता है। साइब्रिड या जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स कहते हैं, ऐसे सेल्स या प्लांट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस तो एक स्पीसीज का होता है लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है वो दोनों पेरेंटल स्पीसीज का होता है। इस प्रकार ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस तो एक स्पीसीज का और साइटोप्लाज्म दोनों स्पीसीज का होता है उसे हम साइब्रिड कहते हैं। जो साइब्रिड होते हैं ये नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स में आसानी से बन सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट, एक स्पीसीज का जब नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट दूसरे स्पीसीज के इन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट से या ऐसे प्रोटोप्लास्ट जिसमें इनएक्टिव न्यूक्लियस पाया जाता है उसके साथ फ्यूज होता है तो हमें साइब्रिड प्राप्त हो सकता है। जो हम प्रोटोप्लास्ट है उसमें हम न्यूक्लियस को इरेडिएशन के द्वारा जो है इनएक्टिव कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जो हेटेरोकैरियोन प्राप्त होता है, हेटेरोकैरियोन जिसमें दोनों स्पीसीज के न्यूक्लियस होते हैं और दोनों स्पीसीज के साइटोप्लाज्म होते हैं, उस हेटेरोकैरियोन्स में से एक न्यूक्लियस को हम या तो इलिमिनेट कर देते हैं या उसे जब हम इनएक्टिव कर देते हैं तो भी हमें साइब्रिड प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जो हाइब्रिड सेल या हेटेरोकैरियोन्स हैं उसमें जब आगे की तरफ माइटोटिक डिविजन्स होते हैं तो धीरे धीरे उसमें से एक स्पीसीज के क्रोमोसोम्स खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार भी हमें साइब्रिड्स प्राप्त हो जाते हैं। जो साइब्रिड प्रोडक्शन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यह होता है कि एक स्पीसीज के जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स हैं उनको दूसरी स्पीसीज के न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक जीन्स के साथ कंबाइन करवाया जा सके और इसके द्वारा जो है हम एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में हम प्लाज्मा जीन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम साइब्रिड की हेल्प से साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को निकोटियाना टैबेकम से निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस या पिट्यूनिया हाइब्रिडा से पिट्यूनिया एक्जिलेरिस इत्यादि में हम ट्रांसफर कर सकते हैं।